नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे EVS का पार्ट 6। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं या तो किसी भी स्टेट के टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में हम लोग EVS के शिक्षण विधि के साथ साथ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे और उसका व्याख्या भी देखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में सहूलियत हो। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दूसरा है इसका ऑप्शन शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं और चौथा है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो दृश्य श्रव्य दृश्य मतलब होता है ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल मतलब होता है जैसे टीवी, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, आपका प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाना, तो ये सब को कहते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। और ये है शारीरिक गतिविधि मतलब एक्टिंग करके दिखाना, डांस करके दिखाना। तो ये सब यदि एक शिक्षक प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, किसका क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पहला कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एक। कहता है यदि कोई शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ पहला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है। शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, इस पर फोकस करिएगा। उद्देश्य नहीं है, आपको और को छांटना है। तो बच्चों को, पहला है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरा है शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। तीसरा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। चौथा है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। तो पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है, तो ये उद्देश्य जो है सो हमारा नहीं है, वो है दूसरा क्या है कि हमें कड़े अनुशासन का पालन नहीं करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण आज्ञा देना ताकि शिक्षार्थी बिना किसी डर के सभी प्रश्नों का हल पूछ सकें। तो हमें कड़े अनुशासन को लागू नहीं करना चाहिए विद्यालय में। तो ये हुआ, इसका सही आंसर हुआ दूसरा। कि नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। ये लिखा है, मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट मतलब 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इस तरह का घर कहाँ पे मिलता है कि घर जो हो धरती से 10 से 12 फुट ऊपर हो और मजबूत बांस से बना हो और घर के अंदर लकड़ी हो। तो ये कौन सा राज्य में मिलेगा? तो तमिलनाडु में, असम में, उत्तराखंड में या आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह का घर जो है आपको असम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। तो असम में जो होता है ना, वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है मौसम में। तो इसलिए यहाँ घर बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो असम में अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ जो घर बनता है वो बांस के खंभों पर बनाया जाता है। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। तो कौवा, दूसरा है उल्लू, तीसरा कोयल, चौथा है मैना। तो सबसे ज़्यादा जो गर्दन को घुमा सकता है तो वो है आपका उल्लू।
तो उल्लू एक विचित्र पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना रात में। रात में इसके कान बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। तो उल्लू के बारे में हम लोग थोड़ा जान लिए। एक विचित्र प्राणी है जो कि अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकता है। एक शिक्षण विधि से सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसको हम लोग NCF 2005 भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं NCF 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए NCF के अकॉर्डिंग? तो पहला कहता है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। दूसरा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। तीसरा है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। चौथा है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो NCF के अनुसार इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा चौथा। और आइए थोड़ा देखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, कक्षा के कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना आदि शामिल है। तो NCF 2005 का ये उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। क्यों? पहला है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। तीसरा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। कहता है कि NCERT पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता दिया गया है क्योंकि ये चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया है। तो आइए थोड़ा डिटेल देख लें कि NCERT की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। तो आंसर हो गया हमारा सटीक आंसर हो गया वो तीसरा। नेक्स्ट है हमारा पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं परागकोश, वर्तिकाग्र, पराग या मूलांकर। तो इसका जो सही फूल में पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं जो दिखाई देती है वो हमारा होता है पराग। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंग बर्ड, तितलियां तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ हैं। मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में करती है। तो वो पाउडर जैसी जो रचनाएं होती है वो कहलाता है पराग, जिसको मधुमक्खियां कलेक्ट करती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो तीसरा होगा। एक है कि यदि एक रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद मतलब गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगी? तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। दूसरा पूरी साग तथा ठंडा दूध। तीसरा इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो इसमें जो सही आंसर होगा, क्योंकि ये सब जो बुक है आपको EVS के बुक में पढ़ने को मिल जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा में EVS के बुक में ये सब दिया गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में दिया गया है। हमें चाहिए कि EVS के बुक को पढ़ें, इस तरह के इंटरेस्टिंग चीज़ दिए गए हैं, तो उसी से ये कलेक्शन आया है। तो इसको देखिएगा कि गुजरात जो है वहाँ पर आपका जो ढोकला, चटनी, नींबू वाले अचार ये सब मिलेंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो पहला होगा।
तो आइए व्याख्या देखें। रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाए तो रेलवे स्टेशन पर अधिकतर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल अधिकतर मिलते हैं, क्योंकि ये सब वहाँ के अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थ हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल वगैरह आपको गुजरात के अहमदाबाद स्टेशन में मिलेंगे। आइए 9वां प्रश्न को देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका? भारत का, म्यांमार का, तिब्बत का या नेपाल का? माउंट एवरेस्ट, तो ध्यान रखेंगे माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का एक भाग है, तो इसका सही आंसर चौथा होगा। माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का है। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो ये जो है वो एक भाग माउंट एवरेस्ट का नेपाल में भी, माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो वो कौन है? चार्ल्स डार्विन, रोनाल्ड रोस, ग्रेगर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा, रोनाल्ड रोस। तो आइए रोनाल्ड रोस के बारे में जानें। रोनाल्ड रोस एक ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें 1902 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। तो रोनाल्ड रोस ने ही मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किया था। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला, शिक्षार्थियों का आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तीसरा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। और चौथा है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो आप टीचर हैं और यदि आप चिड़ियाघर ले जाना चाहते हैं बच्चों को, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? तो इसका जो सही उद्देश्य है वो है चौथा, सही आंसर चौथा है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ईवीएस में ना साइंस और सोशल साइंस दोनों को जोड़ा गया है। आपको ईवीएस में साइंस से रिलेटेड भी सवाल मिल सकते हैं, सोशल साइंस से भी रिलेटेड सवाल मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आया है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य नहीं है? नहीं जो है उसको आपको छांटना है। तो इसका जो है पहला देखते हैं, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इससे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा आदि करने का योग्य बनाना चाहिए। इससे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। चौथा, इससे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें उद्देश्य जो नहीं है वो है आपका आंसर 4। आइए थोड़ा देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य शिक्षार्थियों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान तथा उसका क्या महत्व है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों को अपने विचारों को व्यक्त करने तथा संबंधित प्रयासों से प्रश्न करने योग्य बनाना है, न कि शिक्षार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रमुखता की परिभाषा याद करवाना है। इसमें परिभाषा वगैरह याद कराना नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सटीक आंसर जो सटीक आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा। ये इसमें परिभाषा वगैरह याद कराना ज़रूरी नहीं है। तो इसका सटीक आंसर जो होगा दूसरा।
गलत मिसप्रिंट हो गया था, इसका सही आंसर होगा वो दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाने की इच्छा होती है। हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो इस तरह का बुक में आपको मिलेगा, ईवीएस का बुक पढ़ेंगे तीसरा चौथा पाँचवा में, तो ये सब प्रश्न मिलेगा आपको, इंटरेस्टिंग प्रश्न। तो ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो हांगकांग का, असम का, उड़ीसा का या अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा पहला हांगकांग। तो हांगकांग क्या है कि जो विद्यार्थी सांप पसंद करता है तथा लिंग हू फैन नाम का खाना खाता है वह हांगकांग से संबंध रखता है, क्योंकि लिंग हू फैन सांप से बनने वाली हांगकांग की प्रमुख डिश है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ये सब भी आपको ईवीएस के बुक में पढ़ने को मिलेगा। तो पहला है कि सही कथन चूज करना है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जनवरी से मार्च तक है। दूसरा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है, मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और चौथा है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन हो सकता है? केवल 1 और 2। तो ये तो जान लीजिए कि गलत है। इसका जो सही है, हम लोग पढ़े थे अक्टूबर टू दिसंबर जो है इसका सही वक्त है, तो ये गलत है। तो वो जिसमें भी आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन इस तरह का सीटेट का क्वेश्चन है ये, केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है 2, 3 और 4, और चौथा है 1 और 2। तो हम लोग देख लिए कि एक गलत है, इसलिए एक जहाँ भी आया छांट देंगे। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका होगा तीसरा। तीसरा मतलब मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन जो है वो दूसरा, तीसरा और चौथा है। दूसरा मतलब लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये सही है। मधुमक्खी पालने और ये सब सही है, 2, 3 और 4। सिर्फ और सिर्फ ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो जनवरी से मार्च नहीं, अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 15। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। दूसरा है, विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। और चौथा है, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो सटीक आंसर है इन सबों में शिक्षक के लिए, तो वो होगा चौथा, विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण के शिक्षक को विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि जो है वो है प्रयोगशाला विधि। एकदम इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, प्रभावशाली विधि है, वो प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। तो सही आंसर जो होगा वो चौथा होगा। हम लोग शिक्षण शास्त्र के शिक्षण विधि पर आधारित प्रश्नों को ज़्यादा देख रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, योग्यता को बढ़ावा देना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर होगा तीसरा। आइए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का उद्देश्य यह नहीं है कि नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव हो सके, बल्कि यह है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पर्यावरण को समझने में आसानी हो सके। तो ये उद्देश्य नहीं है कि रोज़ रोज़ हम कहानी बदल दें। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। देखिए ईवीएस की कक्षा तीसरा में ये आप ईवीएस का क्लास 3 का किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब प्रकरण आपको मिलेगा। कहता है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो सर्वाधिक उपयुक्त और बढ़िया बेहतर हो तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तीसरा है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। और चौथा है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो और रोचक बनाना है, जानवर हमारे साथी को और रोचक बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका सही आंसर होता है 4। तो जानवरों की उपयोगिता, हमारा जीवन उनके बिना कैसे प्रभावित हो सकता है, इस पर आधारित एक फिल्म प्रदर्शित करके नलिनी कक्षा तृतीय के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण को अच्छे से समझा सकती है। तो और बेहतर से समझा सकती है। किसी को भी हम लोग बेहतर से समझाने के लिए यदि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपलब्ध कराएं बच्चों को, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो इसमें जानवरों रूपी उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना चाहेंगी नलिनी। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला उड़ सकते हैं, दूसरा उनके कान पंखों से ढके होते हैं, तीसरा पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, और चौथा पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। तो पक्षी अपने गर्दन को बहुत घुमाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सही है कि तीसरा, पक्षियों की आँखें जो है कि पुतली न घूमने की वजह से वह अपनी गर्दन अधिक घुमाते हैं। पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए वे अपने गर्दन को ही अधिक हिलाते हैं, अधिक घुमाते हैं, हिलाते हैं। तो इसका सही आंसर तीसरा। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े थे। तो क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी या आंवला। दूसरा आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। तीसरा हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। चौथा गुड़, नींबू, मटर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका दूसरा। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें हीमोग्लोबिन की कमी है, तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाने में प्रयोग करें, क्योंकि इनमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। तो आयरन की मात्रा प्रचुर होने वाले चीज़ को हमें खाना होगा ताकि हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो सके। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकंपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? वो मियादी बुखार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, अतिसार हो सकता है, या हैजा हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा। सही आंसर दूसरा, क्योंकि कंपकंपी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और बुखार हल्का कम होने पर पूरे शरीर में पसीना निकलना मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं, और इसके उपचार में एंटी मलेरियस नामक की दवा का प्रयोग किया जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। तो रजत को मलेरिया है। इस तरह का प्रश्न सी-टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा बड़ा लंबा प्रश्न हो रहा है, लेकिन हम लोगों को तो देखना पड़ेगा। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चौथा है, एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसमें आपका जो है सही कथन कौन कौन है? ए और बी, दूसरा में सी और डी, तीसरा में ए और सी, चौथा में बी और डी।
तो इसमें जो सही आंसर आपको होगा वो होगा आपका ए और सी। तीसरा, ए और सी में देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो यही सबसे सटीक आंसर है, तीसरा, ए और सी। मित्रों, एक सूचना देना है कि मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिमेडियल मैथमेटिक्स। ये उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिमेडियल का मतलब होता है उपचारात्मक गणित कह करके मैं एक शुरू कर रहा हूँ सीरीज। उपचार करना मतलब किसी का, आप समझ रहे हैं कि उपचार करना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना। तो उपचारात्मक मैथमेटिक्स कहने का मतलब है कुछ हमारे साथी हैं जिनको मैथ्स में काफ़ी प्रॉब्लम है, जो मैथ्स 10 के बाद कभी पढ़े नहीं और विद्यालय में भी नहीं पढ़ाते हैं। ओवरऑल उनका मैथ्स पुअर हो गया है, कहिए कि पुअर कहना अच्छा नहीं लगता है, मतलब कमज़ोर हो गया है। या तो फिर उनको मैथ्स पहाड़ लगता है, मैथ्स के नाम से डर लगता है। उनको जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम वगैरह में भी दिक्कत होता है। तो उन लोगों के लिए मैं एक रिमेडियल मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। मैं इस सीरीज में उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करूँगा और उनको मटेरियल अवेलेबल कराऊँगा, और उम्मीद है कि उनको मैथ्स का भय दूर हो जाएगा और मैथ्स में वो इंजॉय करने लगेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो उन लोगों के लिए रिमेडियल मैथमेटिक्स में चालू कर रहा हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूँ रिमेडियल मैथमेटिक्स के नाम से। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9934576402 पर रिमेडियल मैथमेटिक्स लिख दें, रिमेडियल मैथमेटिक्स, तो मैं आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लूँगा और उम्मीद है कि आपका मैथ्स का दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राथमिक की स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, पहला, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। दूसरा, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तीसरा, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। चौथा है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो आपका ध्यान देंगे, ईवीएस मतलब होता है साइंस भी और सोशल साइंस भी। तो ये दोनों को क्यों लिया गया है, दोनों को साथ में रख के विकसित क्यों किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। तो आइए थोड़ा डिटेल देखें। प्राथमिक के स्तर पर ईवीएस पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियो जो है मैं लोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। तो पूरे लगातार आप लगभग 28 मिनट तक इस वीडियो को सुने, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद।